एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ ला रही हूँ मैं आपके लिए। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। ये सेकंड लेक्चर है। बेसिकली ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही है। जैसे कंपनी रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि 1773 से 1858 तक था। ये जो नया आया था 1858 में, वो था क्राउन रूल। क्राउन रूल कब से कब तक चला? तो 1858 से 1947 तक। बिकॉज ऑफ वॉट? क्योंकि 1857 में स्पॉय म्यूटिनी हो गई थी। उसके बाद से क्राउन रूल आया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वो था 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया क्यों? क्योंकि 1857 में जो सिपॉय म्यूटिनी हुई, उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी जिसकी वजह से इतनी बड़ी रिवॉल्ट कर दिया गया। क्योंकि ये रूल अभी एकदम से नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड ऑलरेडी ये ले चुके थे। तो इन्होंने कुछ चीज़ें देखी। जैसे आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुना होगा, उसमें क्या था कि अगर आपका खुद का चाइल्ड नहीं है, अगर आपके या जो भी राजा रूल कर रहे थे उनका खुद का कोई लड़का नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश के अंडर चली जाती थी। तो इसका बहुत ही गलत तरीके से इन्फोर्समेंट किया गया। एक रीज़न ये बना। और जो हमारे जो सैनिक थे वो इंडिया मिलिट्री में थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे लेकिन इंडियन मिलिट्री में थे। तो उनकी जो बंदूकें थी, उनकी कारतूस में गाय और पिग का मीट यूज़ किया गया था, फ्लैश यूज़ किया गया था, जो कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं आपकी, बहुत ही गलत माना जाता है। तो ये सारी जो रीजंस बन के आए बाद में, जिनके वजह से ये रिवॉल्ट हुए थे। और एक जो बहुत ही चीज़ आपने मेरे पहले लेक्चर्स में भी देखी होगी कि मैंने फोकस किया है कि सेंट्रलाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया गया था। उस सेंट्रलाइजेशन में पर्टिकुलरली ब्रिटिश सरकार ही अपने आप को डोमिनेट करना चाहती थी। इसमें इंडियन परफॉर्मेंस तो बहुत ही लो था, क्योंकि इंडियन पार्टिसिपेशन ही नहीं करने दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें बन के आई, जिसकी वजह से सिपॉय म्यूटिनी हुई। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया, और उसके बाद डायरेक्ट कहा गया कि अब जो इंडिया पे शासन है वो क्राउन का है, क्वीन एलिजाबेथ का है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। द सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट कब हुआ याद रखिएगा? 1857 में। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सिपॉय म्यूटिनी इसे ब्रिटिशर्स कहते हैं, दबाने के लिए, बताने के लिए कि सिर्फ एक विद्रोह था, ना कि आज़ादी के लिए कोई लड़ाई थी। जब ये एक्ट लाया गया तो इसे कहा गया कि ये एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मीन्स अब एक प्रॉपर गवर्नेंस बनाने के लिए इंडिया में ये एक्ट लाया जा रहा है। अभी तक क्या था कि ब्रिटिश जो थे, जो लंदन की पावर है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे से रूल कर रही थी। लेकिन अब जब वो सामने आई है तो वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी पावर सुप्रीम करेगी। यहाँ पर ही क्या हुआ? ईस्ट इंडिया की सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। किसको कर दी गई? ब्रिटिश क्राउन को। सारा गवर्नमेंट का सिस्टम, सारे टेरिटरीज, सारा रेवेन्यू, सारा सिस्टम ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मेन फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। अब प्रॉपरली कह दिया गया कि इंडिया किससे गवर्न किया जा रहा है? अपनी मेजेस्टी। मेजेस्टी कौन थी? ब्रिटिश सरकार में बैठी हुई क्वीन एलिजाबेथ। क्लियर? तो उनके अंडर में अब ये पूरा इंडिया आ चुका था। पूरा इंडिया इन द सेंस जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरीज बनाई थी, जिन्हें ब्रिटिश पोजेशन बाद में कहा गया था, उन्हीं को मिला के जो इंडिया बना हुआ था, उस पर पूरा रूल अब क्राउन का हो चुका है। अब देखिए, ये डायरेक्ट रूल था। यहाँ पर जो चल रहा था वो डायरेक्ट रूल था। बट जो बाकी अदर जगह पे जहाँ पर ये राजा महाराजा अभी भी रूल कर रहे थे, वो क्या बन गया थे? प्रिंसली स्टेट्स। कहने के लिए इंडिपेंडेंसी इनको दे दी गई थी, क्योंकि 1858 में झांसी की रानी आई, अवध में ये सारी चीज़ें जब हुई तो इससे ये पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स को कि एक लिमिट के बाद हम इन पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके बाद जब सिपॉय म्यूटिनी हुई तो उसके बाद लगभग इतना क्लियर कर दिया गया था कि राजा महाराजाओं के अब काम में ज़्यादा इंटरफेरेंस ब्रिटिश नहीं दिखाएंगे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कहने को इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये भी पैसा वैसा बराबर इनको ब्रिटिश सरकार को भेजना पड़ता था।
यहाँ से देखिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज किया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक, ये सारे पोस्ट याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल को पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। लॉर्ड कनिंग क्या हुए, पहले फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बन के आए। यहाँ पर देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इनकी मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल सर्विस पर रिपोर्ट कर रही थी, किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी इसे ख़त्म किया गया। तो याद रखिएगा 1858 में डबल गवर्नमेंट मतलब बीओसी एंड सीओडी ख़त्म की गई। अब ये ख़त्म तो कर दिया गया, लेकिन अब फिर भी ब्रिटिश सरकार पूरी की पूरी आके इंडिया में तो रूल नहीं कर सकती थी ना, इसका तो कोई तुक ही नहीं था। तो क्या करना पड़ा, उसके लिए एक बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि बैठता कहाँ था, ये भी बैठते लंदन में ही थे, लेकिन बनाई किसके लिए गई थी, इंडिया के लिए ही बनाई गई थी। वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका पूरा अथॉरिटी और पूरा कंट्रोल था किस पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये मेंबर कहाँ के थे, ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट मतलब जो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है ना, कैबिनेट जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे आज के टाइम पे देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है, जिनके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। वैसे ही जो ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे उन्हीं में से एक अपॉइंट होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और अगर वहाँ से अपॉइंट हो रहे, इट मीन्स डेफिनेटली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। मतलब ये जो भी कर रहे हैं या फिर जो भी इंडिया में हो रहा है उस चीज़ के लिए यही सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को उस चीज़ के लिए जवाब भी देंगे। क्लियर। फिर क्या बोला गया, अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑब्वियसली लंदन में बैठा हुआ है, उसको काम कैसे करना है, मतलब कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ये तो वो एकदम अकेला नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या की गई, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, जो कि लंदन में है। क्लियर। ये जो काउंसिल थी ये एडवाइजरी बॉडी थी, जैसे आज भी पीएम की होती है ना काउंसिल, जो उन्हें एडवाइस करती है, सिमिलरली वैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बनाया गया था। क्लियर। चेयरमैन कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही था उस पूरी काउंसिल का। इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, देखिए बॉडी कॉर्पोरेट थी, इसका मतलब क्या था कि जो भी ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी जो काउंसिल है, ये जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है मतलब अगर इनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है और किसी ने किया है, इनको लग रहा है, तो उसके लिए ये उसे भी सू कर सकते थे। सू मतलब उस पर कार्यवाही कर सकते थे, उस पर केस चल सकता था। और अगर ब्रिटिश सरकार को लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनको भी जवाब देना पड़ता था, इन पे भी केस या फिर इन्हें भी सू किया जा सकता था। क्लियर। इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। समझ में आया। इट मीन्स इनकी पूरी जवाबदेही थी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये क्या था, जो 1858 का एक्ट आया वो कन्फाइंड था एक प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड। मतलब प्रॉपरली इसका इफेक्ट ज़्यादा आपको लोगों पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा गया था कि इनकी कैसे कैसे गलती हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया था। क्लियर। इसने प्रॉपरली ऐसा कुछ नहीं किया था कि आपको विजिबल हो कि इंडिया में क्या चीज़ चेंज आया है, ऊपर से चेंज हुआ था वायसराय। जैसे अब जैसा एडमिशन चल रहा था वो चल रहा है, लेकिन अब पोजीशंस चेंज हुई, सीओडी बीओसी ख़त्म किया गया, उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी सरकार की, इंडियंस पे कोई उसका ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला। क्लियर। तो 1858 क्यों आया, एक डायरेक्ट कंट्रोल के लिए आया, ईस्ट इंडिया को अबॉलिश करके। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए अब ये जो काउंसिल एक्ट्स आ रहे हैं ना, ये बेसिकली जो काउंसिल बनाई गई थी ना, गवर्नर जनरल, अब जो पोस्ट गवर्नर जनरल से हटा के वायसरॉय ऑफ इंडिया कर दी गई है, वहाँ पर ही जो काउंसिल है उसकी, उस काउंसिल में ये सारे चेंजेस आएंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट जितने भी आएंगे ये सारी चीज़ें काउंसिल्स में चेंज होगी। काउंसिल कौन कौन सी थी इनके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले वाले
अंडर हेडिंग्स मैंने पढ़ाया है कि कहाँ पर ही क्या चीज़ सेपरेट की गई और कहाँ पर ही किसको पावर दी गई। तो अभी जो स्टार्टिंग आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पर ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को सारी पावर दी जा रही है, प्रोविंशियल में भी और सेंट्रल पे भी। जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है, उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और बाकी जो प्रेसिडेंसीज हैं जिनकी पावर अभी तक ले ली गई है सारी, है ना। यही हो रहा था पूरे जितने भी कंपनी रूल है, पूरे कंपनी रूल में जो प्रेसिडेंसीज थी उन्हें सबऑर्डिनेट इतना ज़्यादा बनाया गया कि अल्टीमेटली उनकी जो चार्टर एक्ट 1833 आया था उसमें ऑलमोस्ट सारी पावर ख़त्म कर दी गई थी, और वो बस एक कठपुतली बन के रह गए थे। तो ये सारा अब कुछ ये सुधरेगा इन्हीं सब काउंसिल एक्ट से। तो पहला काउंसिल एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए, जब रिवॉल्ट हो गया तो इसके बाद ये नेसेसिटी तो कंफर्म पता चल गई थी कि अगर इंडियंस या फिर प्रिंसली स्टेट्स जो भी हैं, अगर इनका कॉर्पोरेशन नहीं मिला ब्रिटिश को तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सरकार को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया, फिर से पॉलिसी जो जनरेट की वो क्या थी, एसोसिएशन मतलब सबको मिला के चलने की बात कही गई। इसके लिए 3 एक्ट आए, काउंसिल एक्ट इंडियन, एक आया 1861 में, 1892 में एंड 1909 में। तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सीधा सीधा डायरेक्ट पूछे जाएंगे इनसे आपसे, ठीक। 1861 को एक लैंडमार्क माना जाता है, आप खुद को लगेगा पढ़ के कि हाँ कुछ चीज़ें की गई थी इसमें। क्या था एक्ट का पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप लक्ष्मीकांत का, तो क्या है, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर ही अभी लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ कहाँ बन रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्लियर, उस पर डिस्कशन वगैरह भी वही होता है। तो ये स्टार्ट किससे किया गया एक्ट कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इंडियंस को भी एसोसिएट करेंगे, इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। इम्पॉर्टेंट है, एसोसिएशंस इंडिया विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अब इंडिया का पार्टिसिपेशन दिखेगा, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेटिव दिखेगा। देखिए, स्टार्टिंग में ना कुछ ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा था, क्योंकि अभी जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना वो सब गुलाम है एकदम अंग्रेजों के, उनसे कोई मतलब नहीं है कि देश आज़ाद हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। और ब्रिटिशर्स उस टाइम चाहते भी यही थे कि वो दिखाने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन दे भी दें और उनको कोई लॉस भी ना हो कि कोई रिवॉल्ट वगैरह हो जाए, क्लियर। वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस, वॉइसरॉय खुद नॉमिनेट करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो वॉइसरॉय के चहीते टाइप के लोग होंगे बस वही आने वाले थे। जो वॉइसरॉय, देखिए वॉइसरॉय जो अपॉइंट करेगा ना उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाएगा, क्योंकि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो काउंसिल में मेंबर्स आ रहे हैं वॉइसरॉय के, वो तो इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो उन्हें ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाएगा। और जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इंडिया में अपॉइंट करेगा, हाँ वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूरी बात करेगा, उनके काउंसिल से सब मिला के ही करेंगे, लेकिन वो यहाँ से हो रहा है अपॉइंटमेंट, इंडियन अपॉइंटमेंट है, इसलिए अब उसे क्या कहा जाएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन 1862 लॉर्ड कनिंग द देन वॉइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस। तो लॉर्ड कनिंग ने लास्ट में 1862 में क्या किया, 3 लोगों को नॉमिनेट किया इंडिया से। कौन कौन थे वो, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। चमचे थे, आई नो थोड़ी सी अनऑफिशियल टाइप की लैंग्वेज है ये, लेकिन आप समझिए थोड़ा सा कि कोई मतलब नहीं था इनका, ये कोई भी पार्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे इंडिया के, ये सिर्फ चहेते थे ब्रिटिशर्स के, इसलिए पहुंच गए थे, क्लियर। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कंपनी रूल में आप देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन बढ़ा है, अब इस क्राउन रूल में देखेंगे आप कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या किया गया, सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, मतलब कोई हक नहीं बचा था उनके पास कोई भी लॉ बनाने का, तो वापस से उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड की गई कि अब उनके पास लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर की गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के पास। सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था ना, वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी सारी सेंट्रलाइजेशन की, तो उससे क्या किया गया, रिवर्स किया गया। 1833 में क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी, इन द सेंस कि 1773 से स्टार्ट हुआ, सबऑर्डिनेट बनाना शुरू किए, और 1833 में सारी पावर ख़त्म हो गई किनकी, प्रेसिडेंसीज की।
This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete. देखिए, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे ही डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इनका जो फुल ऑटोनॉमी वापस है, जैसे गवर्नर ऑफ स्टार्टिंग में थे जो किसी की अथॉरिटी में नहीं आए थे, अपना पूरा पूरा जोर रख सकते थे, तो अच्छी तगड़ी वाली जो इनको ऑटोनॉमी मिलेगी वो मिलेगी 1937 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आएगा। 1935 में उनमें जो लिखा होगा उससे इनको 37 में फुल ऑटोनॉमी मिलेगी। क्लियर? इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या किया गया कि जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए अपनी अलग अलग भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएगी। सेंट्रल में जो है वो सेंट्रल में है और बाकी प्रोविंसेस के लिए भी सब कुछ बराबर होगा। तो नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी वो किसके लिए? बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए। अलग अलग टाइम पे आई। बंगाल के लिए 1862 में ही आ गई, नॉर्थ प्रोविंस के लिए 1886 में आई एंड देन पंजाब के लिए 1897 में आई। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। देखिए, वाइसरॉय क्या कर सकता है? रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। ऐसा नहीं है कि कुछ लेन देन की बात, लेन देन की बात से यहाँ पर ही क्या मतलब है कि एक प्रॉपर सिस्टम मतलब जो कि रेगुलेट हो ब्रिटिश के अकॉर्डिंगली। उनके बिजनेस क्या था इंडिया में कि वो जैसा ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसा रूल बना रहे हैं, इतना सारा पैसा ले जा पा रहे हैं तो वो बराबर रख पाए। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम होता है जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, या कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही मिनिस्टर को दे दिया गया है, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। ठीक, पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम का अराइज आपने कहाँ देखा? तो ये इंट्रोड्यूस तो 1859 में ही किया जा चुका था, लेकिन ये आया कब? इंडियन काउंसिल एक्ट से। क्लियर? तो इस एक्ट से आपको याद रखना होगा कि पहला इंडियन काउंसिल एक्ट से था जो कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम कल्चर में आया। इंट्रोड्यूस तो लॉर्ड कनिंग ने 1859 में ही कर दिया था, लेकिन आया कब? 61। क्लियर? अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वॉइसरॉयस काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। इसके अंडर क्या था कि वॉइसरॉय काउंसिल, देखिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठते थे ना वॉइसरॉय के, वही मिनिस्टर्स होते थे, तो उनको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का भी इंचार्ज बनाया जा सकता था। यही सिस्टम था। ठीक, चलिए फिर क्या कहते हैं? इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकती थी वॉइसरॉय, किससे बात करके? डेफिनेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ही बात होती होगी कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ लग रही है कि इमरजेंसी है, तो वहाँ पर ही क्या कर सकते थे? ये कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे बगैर। वीटो समझ लीजिए इमरजेंसी टाइम पे वैसे। क्लियर? लेकिन जो ऐसा ऑर्डिनेंस पास करेंगे आप इमरजेंसी की, उनकी लाइफ क्या होगी? 6 मंथ्स। ठीक, 6 महीने से ज़्यादा वो लॉ या फिर वो ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप रीइंट्रोड्यूस करिए या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे वहीं से। क्लियर? फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब 1892 ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की आपने चीज़ें देख ली कैसे कैसे चेंज हो रही थी, कैसे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन आ रहा था। अब ये 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इसमें क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? जो इंडिया से अपॉइंट किए जा रहे थे काउंसिल में, तो वो थे नॉन ऑफिशियल्स। तो उनका जो इंक्रीज किया गया, किस में किया गया? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में इंक्रीज किए गए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की सेंट्रल हो या प्रोविंशियल, उन दोनों की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, बट मेंटेन द मेजॉरिटी इन देम। मेजॉरिटी इन देम का मतलब क्या है कि अभी भी जो ब्रिटिश अपॉइंटमेंट है, मतलब जो गोरे आ रहे हैं वही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया की थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन उसमें बढ़ाई गई। क्लियर? फिर भी ये हमें कोई ऐसी छूट नहीं दे देते थे कि हम कोई डिसीजन ले पाएँ या कुछ, बस ये चीज़ें की ऊपर तरीके से इसलिए जारी थी कि रिवॉल्ट ना हो जाए, बस। क्लियर? इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने क्या किया? इस एक्ट ने
लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस भी बढ़ाए, और अब इनके पास जो पावर आई वो थी बजट को डिस्कस करने की। बजट 1860 से ही आने लगा था, लेकिन बजट अभी भी देखिए, ध्यान से सुनिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बैठी हुई है सेंट्रल पे, उसको ये हक है अभी कि ये बजट को डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये प्रोविंशियल के पास नहीं आई है, ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, ठीक। एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, डिनाई नहीं कर सकते थे, वीटो नहीं कर सकते थे कि हमें ये सही नहीं लग रहा है तो रोक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, बस क्वेश्चन पूछ सकते थे। क्लियर? आगे बढ़े। अब इस एक्ट से हमें आगे क्या पता चलता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन, देखिए नॉमिनेट किए जाएंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइस रॉय के द्वारा, बट रिकमेंड कौन करेगा उन्हें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर ही जो नॉन ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होगा उसको रिकमेंड करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो वॉइस रॉय के द्वारा। क्लियर? सिमिलरली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाएंगे वो गवर्नर अपॉइंट करेगा, और उनकी रिकमेंडेशन कहाँ से आएगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब जो नॉन ऑफिशियल्स की रिकमेंडेशन आनी है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आनी है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स की जो अपॉइंटमेंट होनी है गवर्नमेंट के थ्रू, वो उनकी रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स से आनी है। क्लियर? इसमें क्या किया गया, देखिए इनडायरेक्ट टाइप का इलेक्शन था। देखिए यहाँ इलेक्शन कहा भी नहीं गया है, यहाँ नॉमिनेशन कहा गया है। तो ये एक्ट में क्या किया गया, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। क्लियर? इलेक्शन हुआ इनडायरेक्ट तरीके से, और इलेक्शन वर्ड भी यहाँ क्वाइन नहीं हुआ, अभी भी ये सिंपली क्या है, नॉमिनेशन है। क्लियर? कहाँ कहाँ, सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के लिए। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए, इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। अब आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक्ट को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो। इससे पहले वाले एक्ट में सेक्रेटरी बन गई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी 15 मेंबर की काउंसिल है जो कि कहाँ बैठी हुई है, लंदन में बैठी हुई है। मार्ले क्या बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो क्या बने, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। यही दोनों मेन थे, इन्हीं दोनों के डिस्कशन से ही सारी चीज़ें इंडिया में हो रही थी। इस एक्ट में आगे क्या कहा गया, फिर से मैंने कहा ना, ये जितने काउंसिल एक्ट आ रहे हैं ये सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही इनहेंस कर रहे हैं। अभी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, यहाँ पर ही कहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई बात नहीं हो रही है, उसमें कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रही हैं। यहाँ पर भी क्या किया जाता है, साइज बढ़ाया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सेंट्रल पे भी और प्रोविंशियल पे भी। 16 मेंबर जो कि थे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे कितना किया जाता है, 16, लगभग 3 to 4 टाइम्स बढ़ाया गया इसे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। अब ध्यान से सुनिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद ज़्यादा होगी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बढ़ाए ज़रूर गए हैं, लेकिन अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफिशियल मेंबर्स के तुलना में कम होंगे। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा नहीं था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब नॉन ऑफिशियल के मेंबर्स की कैपेसिटी या फिर उनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल मेंबर से ज़्यादा हो सकती है या हो करी जाएगी। क्लियर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव पे ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंटेन की गई मेजॉरिटी। क्लियर? फिर क्या है, इट इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स। फंक्शंस भी बढ़ाए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के। देखिए लोग ज़्यादा हैं तो आप उनसे ज़्यादा काम भी करा सकते हैं। मेंबर्स को क्या अलाउ किया गया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट ऑन सो ऑन। अब क्या किया गया कि जो भी डिस्कशन हो रहा है या जो भी लॉ बनने की बात हो रही, उस पर डिस्कशन प्रॉपर किया जा सकता है, उस पर प्रॉपरली मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
रिजेक्शन आप अभी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी आपकी पावर बढ़ाई जा रही है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं, बजट पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एक्स। देखिए, अभी तक मैंने कहा ना, जितनी चीज़ें हो रही थी सब लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब जो अपॉइंटमेंट हुई वो कहाँ हुई? देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स होते थे ना, मिनिस्टर टाइप की पोस्ट के होते थे। तो अब वो जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, वहाँ पर ही सबसे पहले अपॉइंट किया गया एक नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब इंडियन जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council and इन्हें क्या अपॉइंट किया गया था? एज अ लॉ मिनिस्टर। क्लियर? तो अब जो वॉइसरॉय की सेंट्रल में क्या थी? वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और बाकी जगह पे क्या थी? गवर्नर की अपनी प्रेसिडेंसीज थी ना, तो वहाँ गवर्नर के पास भी अपनी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो अब दोनों में ही नॉन ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट किया जा सकता था। क्लियर? देखिए, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था, ये आप भी मार्ले मिंटो का नाम सुनते होंगे, तो अभी तक अगर आप पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये फेमस क्यों हुए थे। ये फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ले आए थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिलीजन बेस्ड इलेक्शन ले आए थे, समझ लीजिए ऐसे। फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर से मुस्लिम खड़ा होगा, और वहाँ पर से सिर्फ मुस्लिम लोग ही उसे वोट कर सकते हैं, हिंदू वोट नहीं कर सकते, सिख वोट नहीं कर सकते, ऐसे। और जहाँ पर हिंदू की तादाद ज़्यादा है वहाँ से हिंदू खड़ा होगा, वहाँ पे अदर कोई कम्युनिटी का इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या वोट नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट राय किसके लिए? सबसे पहले तो ये मुस्लिम्स के नाम पे इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। एक्ट बन गया है किसी सेपरेट इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया? अब लीगलाइज कर दिया है, मतलब अब ये लीगल है इस तरीके की चीज़ें करना। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये क्या था कि रुके नहीं ये इतने तक, इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको किसको दी? प्रेसिडेंसीज कॉरपोरेशंस को भी दी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी दी, यूनिवर्सिटीज़ को, ज़मींदार्स को, इन सब को दिया अपना अपना अधिकार, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया। क्लियर? तो मार्लियामेंटो से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता चली? सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया यहाँ पर ही। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट स्टार्ट की गई। सत्येंद्र प्रसाद फर्स्ट बने। क्लियर? फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, काउंसिल्स एक्ट हो गए, अब क्या आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। On 20th of August 1917, the British government declared for the first time that its object was a gradual introduction of responsible government in India. 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वो क्या चाहते हैं? वो इंडिया में एक प्रॉपर अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। क्या था इनका ऑब्जेक्टिव? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वॉज दिस इनेक्टेड, जिसके लिए 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, जो कि फोर्स में कब आया? 1921 में। फोर्स में इन द सेंस लागू कब हुआ? इसे क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन थे उस टाइम पे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। क्लियर? इस एक्ट के अंदर क्या क्या आता है? इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ऑफ बाय डिमार्क। ध्यान से सुनिए, आज के टाइम पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत टीवी वगैरह, पॉलिटिक्स समझते हैं, तो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट होती है। तो वो जो है ना, उसकी नींव समझ लीजिए यहाँ पर से रख दी गई थी। सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस पे कम किया गया, मतलब उनकी लिमिट्स उनको बताई गई इन द सेंस कि इन चीज़ों पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपकी हैं, आप करिए, आप रूल बनाइए, ऐसे टाइप किया गया। इनके क्या किए गए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था और सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था, इन दोनों के लिए अपने अपने सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया गया कि आप ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और इन पे हम लॉ बनाएंगे। क्लियर? एक अच्छा सिस्टम दिखाने की कोशिश की गई, हुआ कुछ नहीं इससे। क्यों नहीं? देखिए क्या हुआ? स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू द सेंट्रली एंड
इतना कुछ किया, लेकिन पूरी तरीके से बाकायदा इसका ध्यान रखा गया कि सेंट्रलाइजेशन ना खतरे में आ जाए, किसी को भी गलती से भी ऑटोनॉमी ना मिल जाए कहीं से, इसका पूरा ध्यान रखा गया इसमें। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को और दो पार्ट में बांटा, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। क्लियर। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाए गए ना, इसमें क्या किया गया कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे जो बात होगी, जो लॉज बनने वाले हैं, गवर्नर जिनको मतलब गवर्नर की काउंसिल बनाएगी और गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वो कोई भी लॉ वगैरह बना रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जवाब देगा वो कि अगर उसमें कुछ गलत है, कुछ खामियां हैं, तो उसके लिए उसकी जवाबदेही होगी। रिजर्व सब्जेक्ट्स के साथ क्या किया गया, वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। गवर्नर और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ट्रांसफर्ड पे अगर कोई लॉ बनाते हैं सब्जेक्ट्स पे, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल है, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जितने अच्छे सब्जेक्ट थे वो सब किस में गए, रिजर्व में, और जितने भी बकवास टाइप के सब्जेक्ट्स थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो सब कहाँ है, ट्रांसफर्ड पे। क्लियर। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं फिर से क्या हुआ, फिर से ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसे क्या कहा गया, अब इसे कहा गया डायरकी सिस्टम। क्या कहा गया, डायरकी। तो आप याद रखेंगे डायरकी सिस्टम कहाँ पर से आया है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये एक ग्रीक वर्ड है। डायरकी का मतलब क्या होता है, डबल रूल। क्लियर। अब देखिए, आज जो आप बाइकैमरलिज्म देखते हैं ना, बाइकैमरलिज्म ने कहाँ से लिया है, तो हमने यूके से ही लिया है, यहीं से आया था। इसमें क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में, डायरेक्ट इलेक्शन आया। इससे पहले वाले एक्ट में क्या आया था, नॉमिनेशन आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अब क्या आया है, फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें क्या मिला हमें, डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। क्लियर। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर के अंदर, जिसमें क्या बनाया गया, एक अपर हाउस बनाई गई जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, और लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्लियर। याद रखिएगा, बाइकैमरलिज्म आया तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे रिप्लेस किया गया अपर हाउस एंड लोअर हाउस में। क्लियर। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अब जितने भी मेंबर चूज किए जाएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मतलब सब नहीं, कुछ अपॉइंट भी होते थे, लेकिन मेजॉरिटी में अब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही अपॉइंट किए जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें 6 मेंबर होते थे, तो उस 6 मेंबर में से 3 क्या होने थे, 3 हमारे इंडियंस होने थे। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि वो जो 3 मेंबर हैं वो कमांडर इन चीफ नहीं होंगे। क्लियर। वो 3 मेंबर कमांडर इन चीफ को छोड़ के हो सकते हैं। कमांडर इन चीफ तो ये ब्रिटिशर्स ही होंगे या यही होगा वॉइसरॉय, लेकिन अगर कमांडर इन चीफ की पोजीशन कंफर्म नहीं थी ना कि वॉइसरॉय ऑफ ही इंडिया बनेगा, वो कोई और भी हो सकता है लेकिन इंडियन नहीं हो सकता। क्लियर। फिर क्या किया इन्होंने, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इन्होंने और बढ़ा चढ़ा के अच्छे से अब ले आए। ये पहले तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए लाए थे, अब ये सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया अच्छे से, मतलब एकदम खुले आम कम्युनलिज्म ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंचाइज का सिस्टम आया। फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का सिस्टम आया। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, मतलब देखिए क्या किया गया, दिया तो गया कि वोट कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया ऐसे ऐसे रखे कि आप वोट ना ही करें तो ठीक है, जैसे कर ही नहीं पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें रखी गई। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही कर सकते थे, क्यों, क्योंकि जिनके पास कुछ जितना अमाउंट उन्होंने फिक्स किया उतनी अगर प्रॉपर्टी है, टैक्स देते हैं, एजुकेटेड हैं, तब वो दे सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी कंडीशन क्या थी। तो प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, इन तीनों में इंडिया के लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर स्टैंड करता होगा, यू कैन ईजिली इमेजिन। फिर क्या किया इन्होंने, एक न्यू ऑफिस बनाया हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया इन लंदन। देखिए आज के टाइम पे भी ना, आज के टाइम पे से आप इसे रिलेट करेंगे ना, तो ये बेसिकली होता है कि एम्बेसी वगैरह, एम्बेसी का मतलब क्या होता है कि एक
वो दूसरे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन आपकी कंट्री में या आपकी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन दूसरी कंट्री में एम्बेसी के थ्रू। तो वैसे ही हाई कमिश्नर बनाया गया इंडिया का इन लंदन एंड ट्रांसफ़र टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस, और कुछ उसको फंक्शंस ट्रांसफ़र किए गए जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हैंड में था, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही था मेन। यहाँ इंडिया में वॉइसरॉय बैठते थे और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो ब्रिटिश को शो कर रहे थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उसके ऊपर अब जो बनाया गया या फिर उनके बराबर हाई कमिश्नर बैठाया गया, उसको कुछ फंक्शंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए ट्रांसफ़र कर दिए गए। क्लियर? इससे क्या है, आप ध्यान से सुनिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, वही जो आज का यूपीएससी वगैरह ये सब सुनते हैं ना, ये इसका इंट्रोडक्शन, इसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ 1919 से किया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। देखिए 1919 में इसकी बात हुई, मतलब इस लॉ में आया। फिर ली कमीशन बैठाया गया 1923 से 24 के बीच में। ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया। मीन्स यार यूपीएससी हो गया, यही इन सब तरह की चीज़ें। वही कहते हैं ना कि जो हमारे पास ब्रिटिशर सबसे अच्छा छोड़ के गए वो था ये यूपीएससी। क्लियर? इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनैक्ट देयर बजट। देखिए पहले जो आया था वो क्या आया था, बजट आया था, लेकिन वो किस लिए आया था, जो 1892 में बजट आया था वो बजट आया था सेंट्रल के लिए, है ना। सेंट्रल ही उस पर डिस्कशन कर सकती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। प्रोविंशियल के लिए कुछ नहीं आया था। प्रोविंशियल का सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, तो प्रोविंशियल का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1919 वाले गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में। इसमें क्या किया गया कि प्रोविंशियल बजट्स भी इंट्रोड्यूस होंगे और प्रोविंशियल लेजर्स को पूरा अधिकार होगा, अथॉरिटी होगी अपने खुद के बजट्स को इंट्रोड्यूस कराने का। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। 1892 में क्या मिला था, सेंट्रल में ये नॉन ऑफिशियल्स को बजट डिस्कस करने की पावर मिली थी, और 1919 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी अपने लिए बजट इनैक्ट करने की पावर मिली। क्लियर? अब ये पॉइंट देखिए, इसी से नेक्स्ट रिलेटेड आपको समझ में आएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। 1919 जो एक्ट आया, इसको चेक कौन करेगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसमें बोला गया कि अपॉइंट किया जाएगा कि स्टैट्यूटरी कमीशन जो कि क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि 10 साल में, मतलब 1919 में आया, मतलब 29 में से अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि 10 साल में जो ये हमने एक्ट भेजा है इसने कितने अच्छे से काम किया है, कितना ये फोर्स में है, कितनी तरीके से चीज़ें हुई, मतलब इस पर रिपोर्ट करनी थी। क्लियर? फाइनली क्या आता है हमारे पास, तो फाइनली आता है हमारे पास साइमन कमीशन। आना जिसको था 1929 में, बिकॉज 1919 में क्या कहा गया था कि 10 साल में रिपोर्ट देनी थी ना, 10 साल के काम की। 1929 में ना आकर के ये 1927 में ही आ गया, 2 ईयर्स बिफोर द शेड्यूल। क्लियर? फिर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन। इस कमीशन के लिए 7 मेंबर अनाउंस किए गए। उसके जो चेयरमैनशिप जिन्होंने कंप्लीट की वो थी सर जॉन साइमन, जिनके नाम पे ही इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। रिपोर्ट किस पे देनी थी, तो रिपोर्ट देनी थी इनको कंडीशन पे कि जो 1919 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो कैसा हुआ, कैसा काम किया, वगैरह वगैरह। इस पे देखिए विरोध क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया में कैसे काम कर रहा है इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, और इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं था उसमें। तो इसका विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि जितने मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स, सारे लंदन में बैठने वाले, तो उनको कैसे पता कि यहाँ पर ग्राउंड पे चल क्या रहा है। जिसके खिलाफ क्या किया, सारी पार्टीज, बड़ी से बड़ी, इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सब को लेकर के छोटी से छोटी सारी पार्टियों ने बॉयकॉट किया किसको, इस कमीशन को। क्लियर? फाइनली ये कमीशन आता है 1927 में। बहुत विरोध होता है इसके खिलाफ, बहुत। इससे एक छोटा सा जो कह सकते हैं कि स्लोगन निकल के आता है, वो क्या था, साइमन कमीशन गो बैक। क्यों आता है, क्योंकि किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था किसी ने, और सही भी था क्योंकि ग्राउंड पे क्या हो रहा है वहाँ के लोगों को कैसे पता होगा, तो इसका बहुत विरोध हुआ। ये आता है कमीशन,
कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है इसको। कमीशन सारी पार्टियों से जा जा के थोड़ा थोड़ा बात करता है, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। तो ये खुद ही 1930 में अपने रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है कि एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस में जितने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रखी हैं, जिस जिस हिसाब से 1919 एक्ट में आया था, उसका एक्सटेंशन करना होगा, बढ़ाना होगा। अब क्या कहा इन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पर ही इन्होंने क्या बात की, एक फेडरेशन बनाने की बात की कि जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स हैं इनका क्या बनेगा, एक फेडरेशन बनेगा। क्लियर। और क्या एक अच्छी सी बात इन्होंने कह दी कि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट ने तो इतना अच्छा काम किया है कि बस इसका तो एक्सटेंशन होना ही है। क्लियर। अच्छा तो था ही इनके लिए, इनका तो काम ही था कि जहाँ पर ही थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो वहाँ पर ही फूंक डाल दो और तोड़ दो इन्हें, बस खत्म करो। ठीक। तो यही इनके लिए तो ये सबसे अच्छा बेस्ट आइडिया था, तो इसका तो कंटिन्यूएशन बढ़ना ही था। To consider the proposals of the commission, the British government convened 3 राउंड टेबल। इस कमीशन में जितनी बातें लिखी थी इसको ज़मीनी स्तर पे लागू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 राउंड टेबल प्रपोज की, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रपोज की। कहाँ प्रपोज की, लंदन में प्रपोज की। इसके बेसिस पे क्या किया गया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखिए गांधी जी भी गए थे, जिन्ना भी गए थे, B.R. अम्बेडकर भी गए थे। B.R. अम्बेडकर डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी जी गए थे, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने तो उस पैक्ट की बातें मानी थी, लेकिन इरविन ने रिजेक्ट कर दिया, उसका कोई भी ग्राउंड पे उसको देखने को नहीं मिला। इसके बाद क्या हुआ, फिर से गांधी जी वापस आते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद उनको जेल भी हो जाती है। क्लियर। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा था। 3rd राउंड टेबल जो होती है ना, वो 1935 में होती है। 3rd राउंड टेबल अगस्त 1935 में ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन कांग्रेस उसको पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसकी जितनी भी बातें हुई इस कॉन्फ्रेंस से, उससे एक वाइट पेपर प्रिपेयर किया जाता है, किस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे। क्लियर। और क्या किया जाता है, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट किया जाता है। जितने भी चेंजेस इस साइमन कमीशन में आए थे, जो भी चीज़ें लागू करनी थी, वो अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। क्लियर। तो 3rd राउंड टेबल भी इसी टाइम पे होनी थी। जब वो हो जाती है, उसमें गांधी जी या कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद 1935 में इसी कमीशन की जो बातें, रिकमेंडेशंस थी, वो सारी, और बहुत बड़ा एक एकदम पूरा ड्राफ्ट बन के आता है, बहुत बड़ा, जिसको एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी बनाया गया था 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर। फिर इसके बाद क्या है, एक कम्युनल अवार्ड। देखिए इन अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड 1932 अनाउंस करते हैं स्कीम। किस लिए, देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि B.R. अम्बेडकर भी जब पार्टिसिपेट करते हैं ये कॉन्फ्रेंस में, तो ये डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डिमांड भी करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ काम होना चाहिए, मतलब SC के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। करना कुछ नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स, किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी सेक्शन के लिए, सोसाइटी के, इनको कुछ भी नहीं करना था। बेसिकली क्या था, इनको तोड़ने के लिए वजह मिल गई थी, तोड़ने के लिए वजह मिल गई थी। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने स्कीम निकाली कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, माइनॉरिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। समझ रहे हैं, हिंदू में ही हिंदुओं को भी सबको बांट दिया। क्लियर। विच केम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड, जिसे क्या कहा गया, कम्युनल अवार्ड कहा गया। इन्होंने कहा ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को ना दे करके अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो किसको मिलेगा, डिप्रेस्ड क्लास को भी मिलेगा, दैट इज शेड्यूल कास्ट को भी मिलेगा। गांधी जी ये सुन के ही एकदम, मतलब उनको तो लगा अब तो ये कोई बचा ही नहीं है, ये पूरे हद तक तोड़ना चाहते हैं। तो गांधी जी ने तुरंत क्या किया गया, इसके जो प्रिंसिपल थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बताया कि गलत है, और तुरंत उसके खिलाफ अंडरटुक फास्ट ऑन टू डेथ इन यरवड़ा जेल। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिवाइवल हुआ तो उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो गांधी जी जेल में थे।
गांधी जी ने जेल में ही अपना फास्ट अनटू डेथ तक के लिए डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ जो मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो ये इलेक्टोरेट आया था इसके खिलाफ फास्ट रख लिया। फिर और ये कहाँ थे? पूना में। इतना ज़्यादा भयानक तरीके से रखा कि प्रेशराइज हो गई गवर्नमेंट भी। लास्ट में क्या हुआ? एक एग्रीमेंट होता है लीडर ऑफ कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में। क्या एग्रीमेंट होता है? देखिए, B.R. अम्बेडकर ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनको भी पता था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो उनको जब ये एग्रीमेंट मिला तो इस एग्रीमेंट को कहा जाता है पूना पैक्ट। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। इसमें क्या था कि हिंदुओं के अंदर ही कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, बट उसकी जगह पे क्या होगा? SC को रिजर्व सीट्स दी जाएंगी। जैसे आप आज भी देखिए, अच्छे से देखेंगे, मतलब समझेंगे कि कैसे कहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो कभी कभी आपको सुनने में भी आता होगा कि इस बार SC की सीटें आई हैं, है ना? SC की सीटें आई हैं, मतलब वहां पर से SC का ही इंसान खड़ा होगा और उसके लिए सब वोट करेंगे। यहाँ कम्युनल में क्या कहा गया था कि जो खड़ा है उसके लिए ही उसी मतलब उसी के सोसाइटी के उसी के सेक्शन के लोग करेंगे। जैसे मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम ही करेंगे, हिंदू खड़ा है तो हिंदू ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया गया, बस ऐसा कर दिया गया कि सीटें रिजर्व कर दी गई हैं कि इन सीटों पे खाली SC के ही लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, अलग से इलेक्शन नहीं होगा इनके लिए। क्लियर? तो एग्रीमेंट दोनों ने माना, कांग्रेस ने भी माना और डिप्रेस क्लास ने भी माना। क्लियर? फिर फाइनली आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बहुत ही वास्ट है, अच्छे से मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझाऊं, अच्छे से आपको समझ में भी आए, तो ध्यान से बस सुनते चलिए। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए ये सेकंड माइलस्टोन था, मतलब अच्छा बेस अच्छा तैयार किया गया था। बहुत बड़ा था, बहुत लेंदी था, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। 321 सेक्शंस थे इसमें, 10 शेड्यूल्स थे। क्लियर? याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 321 सेक्शंस आए थे एंड 10 शेड्यूल्स आए थे। फीचर क्या थे इस एक्ट के? सबसे पहले तो इसने बोला कि इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इन्होंने कोशिश की कि एक इंडिया बनाने की, पावर अभी भी नहीं देनी थी इनको, लेकिन हाँ अब ये चाहते थे कि ये सब कुछ एक हाथ में, मतलब एक देश। क्योंकि देखिए, जो उस टाइम पर लोग रह भी रहे थे ना, उनको देश वेश से कोई मतलब नहीं था। जो राजा महाराजा थे वो अपना सोचते थे कि हमें इसमें अथॉरिटी मिल जाए, हमें इतने जगह पे अपना रूल कर लें, बस बहुत है। क्लियर? तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात आई, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों आने थे। प्रोविंसेस क्या थे? जिसपे ब्रिटिश डायरेक्ट थी, ब्रिटिश का जहाँ जहाँ डायरेक्टली हुकूमत थी वह उनको प्रोविंस कहा जाता था, और जहाँ पर ये राजा महाराजा के थ्रू रूल चल रहा था वह उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। अब यहाँ पर ही ये सब्जेक्ट लिस्ट जो ट्रांसफर्ड रिजर्व्ड, वहाँ पर ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाया गया था ना, फाइनली अच्छे से वो यहाँ लाया गया। क्या किया गया? फेडरल लिस्ट बनाई गई, किसके लिए? सेंटर के लिए, जिसमें 59 आइटम्स डाले गए, जिसमें सेंटर बना सकती थी लॉ। फिर प्रोविंशियल लिस्ट आई, जिसमें 54 आइटम्स थे, जिसपे प्रोविंस बना सकते थे, दैट इज स्टेट्स। एंड कॉन्करेंट लिस्ट आई, जिसमें 36 आइटम्स डाले गए, जिसमें सेंटर एंड प्रोविंसेस दोनों बना सकते थे लॉस। आज भी ऐसा ही होता है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है। रेसिडुअरी पावर्स, जो सब्जेक्ट्स बच गए इन द सेंस कि जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो किसके पास जाएंगे? वो वॉइसरॉय के पास रहेंगे। ठीक? लेकिन ये जो फेडरेशन था ये नेवर केम इनटू बीइंग। व्हाई इट नेवर केम इनटू बीइंग? बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। आप खुद समझिए कि जिनके पास खुद पावर है एडमिनिस्ट्रेशन का, अपना रूल रखने का, नवाबशाही है उनकी बढ़िया चल रही है, वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको भी पता था कि जो कांग्रेस थी वो इतनी पावर में थी कि अगर वो उनके साथ मिलके इंडिया बनाते हैं तो कांग्रेस ही आनी थी, उनका तो सब खत्म हो जाना था। इसलिए उन्होंने कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बनने ही नहीं दिया, वो कभी साथ आए ही नहीं। तो ये जो फेडरेशन बनाने का जो सपना था वो ड्रीम ही रह गया उस टाइम पे। क्लियर? फिर क्या किया गया? जो डायरकी बनाई गई थी उसे ख़त्म किया गया एंड उसके जगह क्या लाया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो कंपनी रूल में सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, फिर क्राउन रूल में डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ने लगा, तो 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद फुल ऑटोनॉमी मिल जाती है प्रोविंशियल को, राइट? तो वही किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई एकदम अच्छे तरीके से, पूरी इनको क्या मिल गई? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
अब प्रोविंशियल को अलाउड था कि वो एक्ट बना सकते थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही हो और जो उनके में आती हो। जैसे मैंने कहा ना, सब्जेक्ट लिस्ट बांट दी गई थी, तो उसके हिसाब से जो उनको सही लगे वो कर सकते थे। एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस में भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की इसमें कोशिश की गई इस एक्ट में। गवर्नर अब किसकी एक्ट पे एडवाइस, मतलब किसके एडवाइस पे काम करेगा, तो मिनिस्टर्स के एडवाइस, मतलब उसकी जो काउंसिल है उस पे काम करेगा। ठीक, केम इनटू इफेक्ट, ये सब इफेक्ट में कब आया, तो 1937 में आया एंड 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्यों? 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया तो जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया तो इंडियन से पूछा नहीं गया और उसे पार्टिसिपेशन वहाँ पर ही करा दिया गया। हम वहाँ पर ही ब्रिटिशर्स के साथ में, मतलब हम रजिस्टर हो गए, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया। तो इसके विरोध में जितनी भी पार्टियां थी ना, कांग्रेस और ये सब, अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब में इंडियंस का पार्टिसिपेशन था। इंडियन का पार्टिसिपेशन था, इट मीन्स कि जो ये दिग्गज नेता थे ना कांग्रेस के, इन सब का पार्टिसिपेशन था। तो जब ये बात आई कि हमें वहाँ पर ही वर्ल्ड वॉर में जाना है और हमसे पूछा ही नहीं गया है, तो उसके विरोध में सारी पार्टियों ने क्या किया, इन सबको जो ये मिला था इस सबको छोड़ दिया, पूरा बॉयकॉट कर दिया। तो 1939 तक ये हुआ, उसके बाद सब बॉयकॉट। क्लियर? फिर क्या होता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर। अब ये क्या करते हैं, सेंटर पे डायरार्की लाते हैं। सेंटर पे डायरार्की मतलब क्या होता है कि फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। फेडरल लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे उनको बांटा गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। क्लियर? दिस प्रोविजन, लेकिन ये कभी ऑपरेशनल नहीं हो पाया। फिर क्या किया इन्होंने बेसिकली अब इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म। उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस होते थे, तो उन 11 प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस मतलब बताया मैंने जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था ये ब्रिटिशर्स का, तो 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में क्या किया, बाई कैमरलिज्म लाए, मतलब डबल, जैसे होता है ना राज्यसभा लोकसभा, जैसे आप देखते हैं वैसे विधानसभा विधान परिषद, वैसे कहाँ कहाँ आया है, तो ये बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में। देखिए उस टाइम पे बॉम्बे बहुत बड़ा हुआ करता था, गुजरात महाराष्ट्र पूरा एरिया बना के बनता था ना, तो वो भी काफ़ी बड़ा प्रोविंस था। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, दैट इज यूपी। यहाँ पर ही क्या इंट्रोड्यूस किया, बाई कैमरल कंसिस्टिंग ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों इंट्रोड्यूस किए गए। पहले क्या थे, प्रोविंसेस के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब उसको अपर हाउस और लोअर हाउस भी बनाया गया। ठीक, लेकिन पूरा बकायदा ध्यान रखा गया कि पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि यूनिटरी रहे, कंट्रोल से ना जाए। क्लियर? इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ अब देखिए ऑलरेडी पूना पैक्ट हो चुका था कम्युनल अवार्ड के अंदर, राइट? उसके बाद भी इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, दैट इज शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर। वुमेन को भी इन्होंने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि वुमेन के लिए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और सिर्फ वुमेन वोट करेंगे। ये मतलब पूरे हद से इनका बस चलता, तो ये सबका छोटे से इतने एज के लोगों का अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, सब कर देते। बस इनको बेसिकली तोड़ना था कि ये पावर में रह सके। क्लियर? फिर इन्होंने क्या किया, काउंसिल ऑफ इंडिया, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी ना, जो कि लंदन में बैठती थी, उसे ख़त्म किया गया। क्लियर? 1858 के अंदर बनाई गई थी, उसे ख़त्म किया गया। और क्या किया गया, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजर्स प्रोवाइड किया गया, बस। देखिए फिर क्या होता है, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। पहले जैसे कि वोटिंग राइट्स जो थी, जिनके पास एजुकेशन थी, जो टैक्स देते थे और जिनके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, वही लोग वोट कर सकते थे। यहाँ पर ही क्या कहा गया कि अब अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। टोटल पॉपुलेशन के 10% पॉपुलेशन वोटिंग राइट है जिनके पास, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते कि पूरी पॉपुलेशन का ओनली 10% आर रिकॉग्नाइज टू वोट, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया कि जिनके पास बेसिक और ये सब नहीं था, फिर भी 10% तो पॉपुलेशन वोट करेगी। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक। देखिए 1935 के एक्ट से ही बनी हुई है रिजर्व बैंक हमारी, RBI 1935, तो बस आप इससे इतना याद कर लीजिए। ठीक, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस बट ऑल्सो, देखिए सिर्फ
फेडरल मतलब सिर्फ सेंट्रल पे नहीं आया था सिविल सर्विसेज, कहाँ पर भी आया, प्रोविंसेस में भी आया। जैसे आज आप स्टेट्स में देखते हैं ना, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सारी चीज़ें भी क्या हुई, स्टेट प्रोविंसेस की हैं। तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस के साथ साथ प्रोविंशियल सर्विस भी इस एक्ट में लाई गई। क्लियर। और सुनिए, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है कि पर्टिकुलरली सेंटर के लिए सिविल सर्वेंट्स, स्टेट के लिए सिविल सर्वेंट, और अगर दो स्टेट्स मिल के करवाना चाहते हैं कोई पेपर तो उसके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई जा सकती है, एक से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। क्लियर, अगर वो चाहें एक साथ तो। और क्या किया इन्होंने, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ फेडरल कोर्ट का कब, 1937 में। क्लियर, ये था हमारा 1935। आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। क्लियर। अब आता है फाइनली हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फाइनली यही था हमारा मेन, जहाँ से हमारा क्राउन रूल अब ख़त्म होगा। क्लियर, देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, क्लेमेंट एटली। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो क्लेमेंट एटली। इन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हो रहा है। कब से, 30 जून 1948 से पहले तक ख़त्म ही हो जाएगा। और कब अनाउंस कर दिया था, 25 1947 को। और उसके बाद ये सारे अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देंगे उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में जो कि बन रही है या जो कि बनेगी उसके हाथ में, और चले जाएंगे। क्लियर। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है क्लेमेंट एटली का, तुरंत मुस्लिम लीग एक्टिवेट हो जाती है एंड स्टार्ट डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री बिकॉज दे वांट देयर न्यू नेशन दैट इज़ पाकिस्तान। क्लियर। तो मुस्लिम लीग चिल्लाने लगती है कि उसे अपना देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, बंटवारा करो बंटवारा। ठीक। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्लियर कर देती है कि दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन को वो लिख रही थी ना। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। ये क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की बना रही है वो कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। अगर जो भी पार्ट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो ना करें। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इसी 47 की जो इंडिपेंडेंस एक्ट है इसी में बोल रखा था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, तो उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बनेगी उनके कोई भी लॉस कैसे फोर्स कर सकते हैं, आप इन्फोर्सिबल ही नहीं थे, इस वजह से ये कहा गया। क्लियर। ऑन द सेम डे 3 जून 1947, उसी दिन 3 जून को ही माउंटबेटन प्लान रखते हैं अपना सामने, जो कि उस टाइम के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। पार्टीशन प्लान पुट करते हैं, उसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। पार्टीशन प्लान क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग देश बनेंगे। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। देखिए इतना ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहा था कि अगर आप ज़रा से भी डीप हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम कांग्रेस के लिए पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया कि वो ये पार्टीशन को ना माने। इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे को मार रहे थे, मारने पे उतारू थे कि किसी भी हद तक रोका ही नहीं जा सकता था। तो अल्टीमेटली कांग्रेस भी नहीं संभाल सकती थी, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन प्लान। क्लियर। The plan was accepted. Immediately effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947 को। जैसे ही देश आज़ाद हुआ दोनों देश अपने अपना अलग हो गए। फीचर क्या थे इस एक्ट के, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था। एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया था, अब क्या हो गया था, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट घोषित कर दिया गया, मतलब संप्रभुता। 15 अगस्त 1947 को इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे, एक इंडिया एंड एक पाकिस्तान, विद द राइट टू सिसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मतलब क्या था कि जैसे अभी भी आप देखिए कि जितने भी लोगों पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है
वो कॉमनवेल्थ एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, इसमें क्या है, इसके पार्ट हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो रिस्पेक्ट देते हैं कि उनके ऊपर जो क्वीन थी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि हाँ थोड़ा बहुत आपने हमारे यहाँ काम किया या कुछ भी रहा हो, तो उसके मेंबर बन के रहते हैं कि अभी भी उनकी उनके अपने पूरा इंडिपेंडेंट हैं, उनकी पूरी पावर उनके पास है, सब कुछ उनके हाथ में। खाली एक रिस्पेक्ट देने के लिए वो अपने सुप्रीम अथॉरिटी अभी भी क्वीन को मानते हैं। क्लियर? अभी तो क्वीन नहीं है, तो उनकी जगह जो भी वहाँ पर ही है वो उनको मानते हैं। तो ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया चाहे तो वो कॉमनवेल्थ का पार्ट रह सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं रह सकते हैं, निकल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल देखें तो ऑस्ट्रेलिया इसी कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है। क्लियर? फिर इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय, वॉइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमेनियन अ गवर्नर जनरल। दोनों डोमेनियंस मतलब इंडिया और पाकिस्तान जो बने हैं उनको क्या क्या मिल गया, अपना अपना गवर्नर जनरल मिल गया है, जो कि ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे। एडवाइस कौन करेगा उनको? डोमेनियन कैबिनेट एडवाइस करेगी। मतलब जो इंडिया में जो सरकार बन रही है, जो पार्लियामेंट बन रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी है, और जो पाकिस्तान में बन रही है, वहाँ की गवर्नमेंट ही बताएंगे कि आप इनको हमारा गवर्नर जनरल अपॉइंट करिए, और ब्रिटिश उन्हीं को ब्रिटिश किंग उनको अपॉइंट कर देंगे। ठीक? गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिटेन की जो सरकार है अब उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। क्लियर? फिर क्या किया इन्होंने? It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act। देखिए उन्होंने कहा कि जो ये दो डोमेनियंस बन के आई हैं वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा चाहे बना सकती हैं, जो चाहे उसमें रख सकती हैं। अभी तक ब्रिटिशर्स ने जितने भी एक्ट पास किए हैं, जो भी लॉ लाए हैं, अगर उनको चाहे तो रख सकती है, चाहे तो रिपील कर सकती है। और जो इंडिपेंडेंस एक्ट दे रहे हैं हम, इसे भी चाहे तो रिपील कर सकती है। इट मीन्स इस इंडिया एक्ट में क्या किया जा रहा है, ब्रिटिश और इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा है। अगर हम चाहें, अगर हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती है तो हम इसे भी रिपील कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो होना नहीं था, इतना ज़्यादा राइट्स मचा हुआ था कि पॉसिबल ही नहीं था। क्लियर? It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories। एम्पावर किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ही एम्पावर किया गया कि वो जैसा चाहे मतलब जब तक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नया बन के नहीं आ जा सकता है तब तक वही लेजिस्लेट करेंगी अपनी अपनी कंट्रियों को, वही चलाएंगे, वही देखेंगे कैसे क्या होना है। क्लियर? No act of the British Parliament passed after 15 August 1940 to be extended to either of the new dominions unless it was extended there। जितने भी एक्ट अब बनाए जाएंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका कोई भी हमसे मतलब नहीं होगा। हम चाहें तो उसे रखें, ना चाहें तो ना रखें, कोई इनैक्टमेंट नहीं है। अगर अब उसको ब्रिटिश का कोई भी रूल है, अगर उसको इंडिया पे लागू होना भी है तो अब हमारी लेजिस्लेचर को वो लॉ पास करने पड़ेंगे खुद, तब ही वो इंडिया पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? अगर हमारी लेजिस्लेचर उसको पास करेगी तब वो एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एनी लॉ इज इन्फोर्सिबल ऑन इंडिया। क्लियर? और पाकिस्तान, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था ना इंडिया के लिए, उसे ख़त्म किया गया। और क्या किया गया, उसकी पावर किसके हाथ में दे दी गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स में बैठेगा। कॉमनवेल्थ अफेयर्स में हम तो थे नहीं, हमने तो छोड़ दिया था ना, हम नहीं है उसमें। जो थे, जो देश हो रहे थे आज़ाद, उनके लिए अगर वो उसमें थे कॉमनवेल्थ में तो उनके पास पावर गई। क्लियर? फिर इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी। मतलब जितनी ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी थी वो सब खत्म की गई। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जितने ट्रीटी रिलेशंस थे इनके ट्राइबल एरियाज में, सब खत्म किए गए, सब खत्म ही हो गए 15 अगस्त में जब हम इंडिपेंडेंट हो गए। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। देखिए अभी मैंने बताया ना कि इन्होंने सबसे जो गंदी चीज़ की वो ये की कि प्रिंसली स्टेट को भी ये पूरे अधिकार दे दिए कि अगर आप चाहें तो इंडिया से मिलिए, चाहे तो पाकिस्तान से मिलिए, और चाहे तो इंडिपेंडेंट रहिए। जैसे ही ये बात बाहर निकल के आई, वैसे ही हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, गुजरात का कुछ एरिया हो गया, जूनागढ़, ये सब, भोपाल भी था स्टार्टिंग में, ये सब एकदम कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। जैसे कि आप कश्मीर को जानते होंगे, जैसे ही ये अनाउंस होता है, कश्मीर आज़ाद रहता भी है। कश्मीर ऊपर था तो इतना ज़्यादा
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इतनी ज़्यादा उस पे मतलब नहीं ध्यान दिया, मतलब उतना नहीं किया, क्योंकि जो हैदराबाद था वो बिल्कुल बीच में था, सेंटर में था। अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाता तो इंडिया अपने आप में ही समझिए कि पाकिस्तान एक उधर, एक ईस्ट पाकिस्तान और बीच में पाकिस्तान, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब तरीके की सिचुएशन हो जाती है और इंडिया में बहुत ज़्यादा राइट्स और बढ़ते। तो हैदराबाद पे ज़्यादा ध्यान था, उतना कंपैरेटिवली कश्मीर पे नहीं था, क्योंकि कश्मीर अपर पार्ट था और कश्मीर ने इंडिपेंडेंट भी रहने के लिए कह दिया था, तो उतनी बात नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस पे घुसपैठियाँ भेज दी है, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे उस टाइम हरी सिंह, उनको आके नेहरू जी से हेल्प लेनी पड़ी थी। क्लियर? तो ये सारे करके प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ऐसे 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स, अगर वो सब आज़ाद हो जाते तो इंडिया कितने देशों में बढ़ जाता, आप खुद सोच सकते हैं। फिर क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमेनियंस एंड द प्रोविंसेस फॉर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक इसने कहा कि जब तक के लिए आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आ जाता है, तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के हिसाब से काम कर सकते हैं, टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। और जैसे ही दोनों डोमिनियंस को लगे कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसमें चेंजेस करके वो अपने अकॉर्डिंग उसे बदल सकते थे। क्लियर? ब्रिटिश मोनार्क को ख़त्म किया गया, पूरे वीटो बिल्स, ठीक, डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। अब ब्रिटिश जा रहे थे तो उनके मोनार्क का अब कुछ भी नहीं बचा था हमारे ऊपर, मतलब कि अब ब्रिटिश का कोई मोनार्क हम पे ये नहीं कर सकता था, कोई वीटो नहीं कर सकता था, कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकता था किसी बिल्स पे, कुछ नहीं। लेकिन उसकी ये जो पावर थी वो किसको ट्रांसफ़र की, गवर्नर जनरल को, क्योंकि अब गवर्नर जनरल जो बनेगा वो फ्री इंडिया या फ्री पाकिस्तान का बनेगा। तो गवर्नर जनरल के पास अब ये पूरी पावर चली गई थी, फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी। अब इसका मेजेस्टी कौन था, अब जैसे इंडिया में है तो इंडिया की मेजेस्टी अब इंडिपेंडेंस के बाद अपने गवर्नर जनरल है फ्री इंडिया के, तो उनके पास ही ये पावर चली गई थी। हिज मेजेस्टी हमारे प्रेसिडेंट हैं सबसे सुप्रीम पावर में। क्लियर? फिर क्या किया गया, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट्स के जैसे क्या होता है ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उस टाइम पे ये नेम्स क्वाइन नहीं हुए थे, इनकी जगह ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, तो ये अपने अपने स्टेट्स के क्या थे, हेड थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो पूरे उसका ही हेड था, पूरी कंट्री का ही। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। इन दोनों को, जैसे सीएम की अपनी काउंसिल होती है, पीएम की अपनी काउंसिल होती है, दोनों को उनकी ही एडवाइस पे काम करना होता है, तो सिमिलरली इन दोनों को भी अपनी अपनी काउंसिल के ही एडवाइस पे काम करना था। फिर इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। एम्परर ऑफ इंडिया कहाँ से आया था, किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड से आया था टाइटल, तो ये टाइटल को भी ड्रॉप कर दिया गया। क्लियर? याद रखिएगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। It discontinued the appointment to civil services and reservation of post by the Secretary of State of India. सिविल सर्विस को अपॉइंट कौन कर रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर रहा था, जो कि इंडिया के लिए लंदन में बैठा था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म की गई कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जितने भी सिविल सर्वेंट्स ब्रिटिशर्स थे उनको 15 अगस्त 1947 तक सारी सुविधाएं दी गई, सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जैसे काम कर रहे थे करने दिया गया। उसके बाद ये सब चले गए और जो इंडिया के सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स यहाँ पर ही काम कर रहे थे उन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू रखा। क्लियर? At the stroke of midnight of 15th August 1947 the British rule came to an end। 14-15 अगस्त मिडनाइट से ब्रिटिश का हुकूमत हम पर से ख़त्म हो गया और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन गया, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया गया। ही सर्व इन जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को, थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्हीं को बनना था, बात तो क्लियर ही थी ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1956 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 1946 में बनी हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, वही पार्लियामेंट बन के आई हमारी इंडियन डोमिनियन की। तो पहली हमारी पार्लियामेंट क्या थी, पहली पार्लियामेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। क्लियर?
देखिए ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो 1946 में हम आज़ाद नहीं हुए थे, वहाँ पर ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, क्योंकि ब्रिटिश तो अभी थे हम पे। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे कि आप याद ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। वाइस प्रेसिडेंट क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो वही मेन थे, तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट को ही अपॉइंट किया जा सकता था, क्योंकि हेड तो वही थे। तो जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, प्लस इनको एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी बनाया गया, ऑफिस दिया गया, और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का भी ऑफिस इन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर में गए। जॉन मथाई, ये सब आप अपनी एम लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे श्री राजगोपालचारी एजुकेशन आर्ट्स में गए। ये सब आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक? क्लियर? The member of the interim government were members of the Viceroy's Executive Council. जो उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स बने थे ना, वो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर थे। तो यही सब थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स की एंट्री तो हो गई थी, तब से ही ये सब जो बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वही अपॉइंट थे वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो इंटरिम गवर्नमेंट में भी यही सब है। वॉइसरॉय कंटिन्यूड टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। वॉइसरॉय ही हेड होता था काउंसिल का, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? फर्स्ट कैबिनेट जो फ्री इंडिया की बन के आई, उसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। एक्सटर्नल अफेयर भी इन्हीं के पास था। कॉमनवेल्थ रिलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स थे। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्राउन रूल, जो कि ख़त्म हो गया है। फिर 1858 से 1947 तक फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई है। क्लियर? आई थिंक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।